बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि जी फखर जमान को T20 से क्यों ड्रॉप किया गया है। माइक हैसन साहब की स्टेटमेंट आने के बाद उन तमाम लोग वो जितने भी बातें कर रहे थे वो सब के सब चुप हो गए हैं। माइक हैसन ने कहा है कि भाई साहब फखर जमान से मैंने बात की, मैंने उससे पूछा कि क्या आप T20 खेलने के लिए आप एग्री हो, तो उसने खुद से कहा कि भाई मुझे T20 में ना आप पिक करें, मुझे आप ODI में पिक कर लें, मैं ODI में परफॉर्मेंस देने के बाद T20 में आ जाऊंगा। बड़े खिलाड़ी की ये निशानी होती है। आप लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे, रीसेंट परफॉर्मेंस जिस तरह की फखर जमान की आई है वो फखर जमान की परफॉर्मेंस हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है कि हम ये खुलकर कहेंगे जी फखर जमान बिल्कुल ठीक है, फखर जमान के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, फखर जमान ने बहुत अच्छा खेला है, फखर जमान बाकी तमाम खिलाड़ियों से अच्छा खेला है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फखर जमान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। फखर जमान की जो पीछे परफॉर्मेंस जितने भी मैचेस आप उठा लें उनमें फखर जमान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। फखर जमान का स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है, एवरेज अच्छी नहीं है। फखर जमान क्या होता है 10 स्कोर, 20 स्कोर, 25, 32, 36, वो भी कोई 3 से 4 मैचों के बाद, वरना फखर जमान 5, 6, 7 पे आउट हो जाता है। और ये चीज फखर जमान की आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी देख सकते हैं कि फखर जमान उस तरह की परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाया है जिस तरह से फखर जमान को हम लोग चाहते थे, जिस तरह से फखर जमान खेलता था। हाँ, फखर जमान ने बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, बहुत ज्यादा दी है। इस बात की जो माइक हैसन साहब ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। देखिए, जो भी बड़ा खिलाड़ी होता है ना, वो अपने बड़े मैचेस की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पहचाना जाता है, जाना जाता है। आप विराट कोहली को बड़े मैचेस का खिलाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बड़े मैचेस में खेला है, वो वर्ल्ड कप, नॉकआउट मैचेस, पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रेशराइज मैचेस में वो बंदा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह फखर जमान चैंपियन ट्रॉफी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वो मैचेस है जहां से फखर जमान निखर कर आया और उसने अपने आप को साबित किया कि वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन T20 में फखर जमान की कोई सेंचुरी नहीं है। फखर जमान का 93 रन का बेस्ट है, फखर जमान की एवरेज कम है, फखर जमान का स्ट्राइक रेट पिछले रिसेंट परफॉर्मेंस देखे तो अच्छा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ UAE के खिलाफ 75 रन की ट्राई सीरीज में इनिंग जो फखर जमान की थी वो अच्छी थी। बट आप पीछे 25 से 30 मैचेस देखें तो फखर जमान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हम चाहते हैं। फखर जमान एक बहुत बड़ा मायनाज खिलाड़ी है, बहुत उसका नाम है, उसका एक मकाम है, लेकिन फखर जमान उस वजह से बहुत परेशान है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो माइक हैसन साहब ने कल ये आकर स्टेटमेंट दी कि जी मैंने फखर जमान से बात की, उसने कहा जी मैं ODI के खेलना चाहता हूं, मैं T20 नहीं खेलना चाहता। तो उसके बाद जाकर फिर उन्होंने क्या किया है, बाबर आजम को पिक कर लिया। बाबर आजम को, ये बात मैं आपको बता दूं, बाबर आजम को पिक करने के पीछे फखर जमान का ना है, फखर जमान की इनकार है। जो फखर जमान ने इनकार किया तो फिर उसके बाद माइक हैसन ने एक रिवर्स गियर लिया, फिर उसके बाद उसने बाबर आजम को पिक कर लिया। बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं वो एक बात खान खोल कर सुन लो कि बाबर आजम के पास ये लास्ट मौका है। अगर बाबर आजम इसमें ना परफॉर्म कर पाया तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि बाबर आजम के ऊपर बहुत दूर तक T20 के दरवाजे बंद हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। दुआ करेंगे बाबर आजम इसमें परफॉर्मेंस देते। अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आती तो भाई साहब बाबर आजम के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो क्रिकेट हो रही है वो 100 में से 70% क्रिकेट T20 हो रही है। PSL 1 साल के बाद आता है, BBL अभी दिसंबर में है, तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है कि बाबर अपना निखर कर सामने आए, बाबर प्रूव करे। लेकिन उससे पहले बाबर को साबित करना होगा कि भाई मैं फखर की जगह आया हूं तो मैं फखर की जगह वन डाउन खेल सकता हूं, फखर ओपन करे, मैं वन डाउन खेल सकता हूं। फिर उसके बाद हसन नवाज है, फिर उसके बाद उस्मान खान है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ बाबर आजम को तो इन्होंने क्लियर कर दिया कल माइक हैसन ने कि वन डाउन आएंगे, वन डाउन आएगा बाबर आजम, ठीक हो गया आपकी बात, ओके। उसामा खान कहाँ खेलेगा, उस्मान खान कहाँ खेलेगा, आगा कहाँ खेलेगा, हसन नवाज कहाँ खेलेगा? कहीं हम इनके नंबर इतने डिस्टर्ब ना कर दें, वो मोहम्मद हारिस वाला हाल ना हो कि मोहम्मद हारिस से भी वो परफॉर्मेंस नहीं आई कि उसका नंबर हमने उसको पहले नंबर से 7वें पे भेज दिया, 6ठे पे भेज दिया, 4थे पे भेज दिया। हमने हारिस को बहुत पीछे तक खिलाया जिससे उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। और मोहम्मद हारिस के बारे में माइक हैसन ने कहा है कि हारिस को अगर अपनी क्रिकेट बचानी है, हारिस को अगर अपनी क्रिकेट बचानी है तो उसको अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करना होगा। ये कहा है माइक हैसन ने कि हारिस की डिसीजन मेकिंग इवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट, कि उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी है,
वो उसे नहीं पता यहाँ छक्का है या चौका है या सिंगल है या डॉट है, क्या करना है। ये चीज एक किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होती है कि वो उस मौके के ऊपर क्या फैसला करता है। तो इस चीज को देखते हुए माइक हैसन ने कहा है कि अगर इसने अपनी क्रिकेट बचानी है तो इसको क्या करना होगा, इसको अपने डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छा करना होगा। ये बात की है माइक हैसन ने मोहम्मद हारिस के लिए। मोहम्मद हारिस को निकाल के जी वो ले आए उस्मान खान को। मुझे ये बताएं, ओपनर तो हो गए आपके सैम अयूब और साहिबजादा फरहान, ठीक है। सैम अयूब के ऊपर भी आते हैं कि सैम अयूब के ऊपर जो तनकीद हो रही थी वो दोबारा से कैसे आ गए, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़राए से खबर आ गई है। सैम अयूब साहिबजादा फरहान ओपन, बाबर आजम 1 डाउन, उस्मान खान चौथे नंबर पे, हसन नवाज 5वें पे, सलमान अली आगा 6ठे नंबर पर। समझ में आता है, सलमान अली आगा पावर हिटर है आपका, तो इसका मतलब सलमान अली आगा हसन नवाज से पहले आएगा। हसन नवाज तो बिल्कुल आखिर में चला गया। क्या ये आपको नहीं लगता हमारा नंबर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया? ये क्या सोच के उन्होंने ये टीम सेलेक्ट किया? फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज, फिर फ़हीम अशरफ, फिर उसके बाद नसीम शाह, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, फिर अबरार अहमद, ये जाके टीम यहाँ जाकर सेट होगी। तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी पेशी है कि उस्मान खान जो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस अब आया है टीम के अंदर, तो उसकी क्या परफॉर्मेंस ऐसी थी, पीछे उसने कोई ऐसी लीग में कोई परफॉर्मेंस दी है जिस बेस के ऊपर हम उसको लेकर आ गए हैं टीम के अंदर? क्या उसने ऐसी कोई परफॉर्मेंस दी है? मेरे ख्याल में ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। लेकिन माइक हैसन के भाई ऑल इन ऑल है, माइक हैसन के फैसले पीसीबी में चल रही हैं। पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो माइक हैसन के ऊपर बहुत रिलायबल है, बहुत उसको अख्तियारात दिए हुए हैं। माइक हैसन ने देखो उस्मान खान को ले आया, बाबर आजम को ले आया। कैसे ले आए? माइक हैसन ने कह दिया जी, माइक हैसन ने कह दिया बाबर भी आ गया, उस्मान खान भी आ गया। नंबरिंग चेंजिंग कैसे होगी? मौके की मुनासबत से भाई ये नंबर चेंज करते हैं। माइक हैसन की जो पॉलिसीज है ना वो कुछ बहुत ज्यादा ओवर भी हैं। ओवर कैसे है कि माइक हैसन बैठे बैठे फैसले चेंज करता है। माइक हैसन ऑन द स्पॉट ऐसे फैसले करता है जो बड़े बड़े ब्लंडर साबित हो जाते हैं। मेरी नज़र में वो बड़े ब्लंडर साबित हो जाते हैं। कभी कभी अच्छे भी हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी को जो उसने फिंगर का बोला था बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में, वो कामयाब हुई और पाकिस्तान जीत गया वो मैच। वो मोमेंट बड़ा क्रिटिकल था, क्रूशल मोमेंट था उस मौके के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर राय कायम की जाती है। उस अक्सरियत की बुनियाद पे मैं कहूँगा कि माइक हैसन बड़े ब्लंडर करता है और करता आ रहा है। मेरे ख्याल में आपको उस्मान खान को अभी बैक नहीं करना चाहिए था। अगर आपने कर लिया, और यहाँ तक कि उस्मान खान के बारे में उन्होंने, माइक हैसन ने ये तक कह दिया है कि उस्मान खान आपका T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में खेला जाएगा अगेंस्ट स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब उसको T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है। हारिस साहब की छुट्टी हो रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने ये बात की है। देखिए माइंडसेट के ऊपर राय कायम की जाती है। माइक हैसन ने ये बात किया, तो उस राय के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं कि मोहम्मद हारिस की तो उन्होंने कहा कि जी पत्ता कट गया, डोमेस्टिक में जाओ वर्क करो। लेकिन उस्मान खान को उन्होंने ये क्लियर कहा कि वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा खेलता है। तो इस बुनियाद के ऊपर हमने सोचा है कि उस्मान खान को टीम में वापस लाएं, वो यहाँ परफॉर्म करे, फिर उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट जाके वो परफॉर्मेंस दे। श्रीलंका में जाके वो स्पिन, क्योंकि आपको पता है वहाँ स्पिन ही ट्रैक होता है, तो वहां पे वो परफॉर्मेंस दे। अभी देखा जाए तो कोलंबो में स्पिन के ऊपर बड़ा लोगों को, बड़ी यहाँ पे वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, बड़ा फायदा हुआ। लेकिन यार वहां पे बारिश ने सत्यानाश कर दिया हमारे पाकिस्तानी वुमेन्स टीम का। उनको पहले ही उनसे खेला नहीं जा रहा था। हमारी पाकिस्तानी टीम 120-130 कर रही थी, स्पिन के अगेंस्ट लाइन लग जाती है विकेटों की। वो तो 2-3 खिलाड़ी थोड़ा बहुत उन्होंने रखा हुआ है। मैं कहता हूँ आलिया को भी निकालना पड़ेगा। ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, आलिया के ऊपर भी बात हम करेंगे, और मैं इसके ऊपर पूरी वीडियोस बनाऊंगा कि आलिया ये लोगों के ऊपर बात क्यों नहीं करते। हम इनके स्टैट्स को अच्छी तरह से रीड आउट करके इनके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ताकि यार बात सामने आए, खुल के सामने आए कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। वुमेन टीम पे भी करोड़ों का खर्चा हो रहा है इनके ऊपर, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो जो परफॉर्मेंस है वो ना होने के बराबर है। इससे बेहतर के परफॉर्मेंस ना ही हो तो इनको ना ही खिलाओ तो बेहतर है। लेकिन टैलेंट है, हमारे मुल्क में टैलेंट है, अगर उसको तलाश करें तो टैलेंट है। ये हेड कोई साहब हैं, बॉलिंग कोई साहब हैं, फील्डिंग कोई साहब हैं, बहुत लैप्स हैं हमारे फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर अगर वर्क किया जाए वुमेन भी टीम अच्छी हो जाएगी। ये मैं राय कम कर रहा हूँ अपने, जो वहाँ पे हमने श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना है उस बेस के ऊपर, कि वहाँ पे बारिश आती है, स्पिन ट्रैक है,
वहाँ पे हमारे मैच बढ़ ना जाए, हमारा माहौल सारा बढ़ ना जाए, तो वहाँ पे ये मैचेस होने। एशिया कप का भी वहाँ मैचेस हुए थे, आपको याद है कि पाकिस्तान और इंडिया के, तो वो भी सारे मैचेस का सत्यानाश हो गया था। कोई मैच वहाँ पे अच्छा साबित नहीं हुआ था, सारे के सारे मैचेस वहाँ पे बिल्कुल बेकार बेकार तरीन हो गए थे। एक मैच 10 ओवर एक दिन हुए थे, अगले दिन हो रहे हैं, फिर पूरी आउटफील्ड ख़राब है, फिर उसके बाद मैचेस में मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ तक कि वो वाइड मैच है जिसमें टिकटें नहीं बिकी थी और स्टेडियम खाली था। पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे चंद हज़ार की कैपेसिटी थी, वहाँ पे टिकटें नहीं बिकी। तो खैर कोई नहीं, तो इन चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। तो आज हमने बात किया फ़खर जमान के ऊपर, बाबर के ऊपर, उस्मान खान, माइक हैसन, ये सब कुछ T20 वर्ल्ड कप के लिए इनकी कैसी तैयारियां जा रही हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए भाई उस्मान खान को वापस लाना हमारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, समझ से बाहर था। फ़खर जमान को ड्रॉप करना अच्छा फैसला था। ODI में परफॉर्म करेगा वो इंशाल्लाह अच्छा। तो देखते हैं कि क्या होता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव ज़रूर आता हूँ मैं, लाइव आकर आपके साथ ज़रूर गपशप होती है, तो आ जाया करें आप भी गपशप करने के लिए। लाइव में अपना आकर बातचीत किया करें, गपशप किया करें, हम आपकी हर बात को तमाम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। एक्शन रिप्ले लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप सब ने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।